मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, मैं उसका मोहताज नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण वकील हूँ जो कि जनहित के लिए कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। आज हमारा देखिए, जब इमरजेंसी लागू करी गई थी 75 में, तो हम कहते थे कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, हमारा पूरा गणतंत्र खतरे में है। और सिर्फ गणतंत्र ही नहीं, इस देश की सभ्यता भी खतरे में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, उसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र है क्या, और उसको चलाने के लिए क्या चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। पहली बात तो, क्योंकि हमारे संविधान ने एक लोकतंत्र की रचना करी, सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, एक गणतंत्र की रचना करी, जिसमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली से हमारी सरकार चले, हमारी व्यवस्था चले, जिसमें हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि भाई जहां धर्मनिरपेक्षता, हर नागरिक की बराबरी, हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हुए हैं। और इसके साथ ही संविधान ने कई सारे ऐसे संस्थान बनाए हैं, जैसे न्यायपालिका, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे कानून में लोकपाल, सीबीआई, विजिलेंस कमीशन, और एक स्वतंत्र मीडिया। ये सब हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए, इसलिए कि इस देश में एक सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि एक गणतंत्र स्थापित हो सके। अब लोकतंत्र के लिए क्या न्यूनतम चीजों की जरूरत है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के इच्छा से सरकार चले, व्यवस्था चले। उसका लोकतंत्र का मतलब ये कतई नहीं होता कि हमको सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार है। वो तो एक बहुत ही सीमित दायरा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का असली मतलब है कि लोगों की भागीदारी से, लोगों की इच्छा से सरकार चले, कानून बने, नीतियां बने और पूरा समाज चले। अब उसके लिए क्या न्यूनतम जरूरत है? अगर हमको लोगों की इच्छा से व्यवस्था चलानी है, तो उसकी सबसे पहली जरूरत है कि हर नागरिक को कम से कम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिग्निटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये जब तक हर नागरिक सम्मानजनक जीवन ना व्यतीत कर सके, तब तक वो लोकतंत्र में भागीदारी कैसे करेगा? जो आदमी, जैसे आज हिंदुस्तान में 44% बच्चे कुपोषित हैं,
किसानी एक घाटे का सौदा हो गई है और उसके चलते हुए 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 20 साल में आत्महत्या कर ली। जो आदमी भूखे पेट में है, जिसके पास सर के ऊपर छप्पर नहीं है, वो अपनी बात व्यक्त कैसे करेगा? वो पहली बात तो कैसे समझेगा कि देश में क्या हो रहा है, समाज कैसे चलाया जा रहा है? वो तो बेचारा लोकतंत्र में जरा भी हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले न्यूनतम जरूरत है कि हर नागरिक के पास कम से कम वो न्यूनतम चीजें उपलब्ध हों, यानी कि कम से कम 3 समय का खाना, 2 समय का खाना, कम से कम सर के ऊपर छप्पर, स्वास्थ्य सुविधाएं, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा और इस तरह की अन्य चीजें, न्याय उपलब्ध होना चाहिए। आज तो आम आदमी जिस देश की न्यायिक व्यवस्था में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो पहले तो वो जरूरत है। उसके बाद हर नागरिक के पास देश में क्या हो रहा है, किस तरह से व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में सूचना पहुंचनी चाहिए, सही सूचना पहुंचनी चाहिए, सही सूचना पहुंचने के माध्यम होने चाहिए। उसके बाद बहुत ज्यादा गैर समानता, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? सारा सूचना देने का जो पूरा तंत्र है, मीडिया, आज हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो टेलीविजन की हो, चाहे वो अखबार हो, ज्यादातर जो असली मुद्दे होते हैं, जो असली चीजें जो लोगों को के ऊपर असर करती हैं कि भाई नौकरियों का क्या हो रहा है, किसानों की क्या हालत हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसकी खबर तो आपके पास पहुंचाते ही नहीं। उसके अलावा झूठी खबरें चलाना, सरकार का प्रोपेगेंडा की मशीनरी बन जाना, नफरत फैलाने की खबरें चलाना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने की खबरें चलाना, और वो भी झूठी खबरें चलाना, ये सब काम आज मीडिया करने लगी। ये अच्छी बात हुई कि हिंदुस्तान में कम से कम एक इंटरनेट के फैलावे से और स्मार्टफोन लोगों के पास आने से एक दूसरा तरीका सूचना प्राप्त करने का भी हो गया है, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट मीडिया के द्वारा, जिसमें कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया के द्वारा बहुत झूठ भी फैलाया जाता है, नफरत भी फैलाई जाती है, लेकिन कम से कम एक तरीका, जैसे रवीश कुमार जो एनडीटीवी के एंकर हैं, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी तरह से कन्हैया कुमार, उसके वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो खूब फैले हुए, खूब लोग देखते हैं, बड़ी अच्छी समझदारी की बात करता है। इसी तरह से एक नौजवान है ध्रुव राठी, जो कि वहाँ ऑस्ट्रिया में बैठ के हर 3-4 दिन में एक अहम मुद्दे पर वीडियो बनाता है, 10-15 मिनट का, और यूट्यूब पर अपना लगाता है, जिसको कि लाखों लोग देखते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। इसी तरह से इंटरनेट पर thewire.in, scroll.in, न्यूज लॉन्ड्री, इस तरह के बहुत सारे इंटरनेट पोर्टल्स बन गए हैं, जिसके द्वारा सही सूचना जनता के पास पहुंच सकती है और पहुंचती भी है। लेकिन जो ये बड़ा मीडिया है, जिसमें खूब पैसे खर्च होते हैं, जो बड़े बड़े सेठों के पास है, वो तो आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ज्यादातर
एक आध अपवाद को छोड़कर बिल्कुल गलत काम कर रहा है, गलत तरह की सूचना, झूठी फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहा है और सरकार के प्रोपेगेंडा का एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार बन गया है। अब गैर समानता, देखिए चॉम्स्की एक बहुत बड़े विद्वान अमेरिका में है, उन्होंने एक किताब लिखी थी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी लोकतंत्र में अगर कुछ लोगों के पास, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके पास प्रोपेगेंडा करने का के तंत्र के ऊपर कब्जा हो जाए और वो एडवर्टाइजमेंट कर करके अपना प्रोपेगेंडा कर सकें, तब फिर उससे आप लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता को के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं और उससे फिर असली लोकतंत्र जो है वो पूरा चरमरा जाता है। और इस वजह से ये जरूरी होता है किसी भी समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में। ये तो ठीक है कि हमारे संविधान में एक आदमी की एक वोट होती है, लेकिन अगर 9 लोगों के पास, आज की जो सच्चाई है वो ये है इस देश की, कि इस देश में जो सबसे अमीर 9 लोग हैं, ये अंबानी, अडानी वगैरह, इन 9 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि जो हमारे नीचे के 60 करोड़ नागरिक हैं, उनकी पूरी संपत्ति से ज्यादा सिर्फ 9 लोगों की संपत्ति है। और यही लोग काफी हद तक बड़ा मीडिया भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर इतनी गैर बराबरी हो जाए किसी भी समाज में, किसी भी देश में, तो उस देश में असल लोकतंत्र नहीं चल पाता। और इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि गैर बराबरी, हमारे संविधान में भी लिखा है कि सरकार का एक बड़ा दायित्व ये है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि आर्थिक गैर बराबरी जो है समाज में, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, ये जो जातिवाद वगैरह, ये कम हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल उल्टी नीतियां चला रखी हैं। सिर्फ मौजूदा सरकार ने नहीं, इसके पहले वाली सरकारों ने भी ऐसी नीतियां चला रखी हैं जिसके चलते हुए जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं और इनके जिनको क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं, उनकी जेब कि नीरव मोदी, जो कि 13,000 करोड़ रुपया हमारे देश के बैंकों का लूट कर, और उसके बाद मोदी जी के साथ, लूटने के बाद मोदी जी के साथ स्विट्जरलैंड में डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके साथ सेल्फी खिंचवा कर और भाग गया, और जिसका पिछले 1 साल से मोदी जी और ये सरकार ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसको पकड़कर वापस लाएंगे। आज खबर आई है कि वो लंदन में 10 लाख रुपए की जैकेट पहनकर और 100 करोड़ रुपए के एक आलीशान बंगले में आराम से रह रहा है और घूम रहा है वहां पर। और मोदी जी और उनकी सरकार कहती है कि नहीं, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं, बड़ी जोर से उसको ढूंढ रहे हैं, उसको वापस लाने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो मेहुल चोकसी, जिसको मोदी जी प्यार से मेहुल भाई कहकर बुलाते थे, उनका मेहुल भाई, ये नीरव मोदी, ये लोग सब 10-10 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर, एक और आदमी है गुजरात का संदेशरा, जिसकी एक कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक, वो भी 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बैंकों का लेकर भाग गए। सब हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए या कि भगाया गया। विजय माल्या का तो आई ये बात साफ बाहर निकल कर आई कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, उसको देश से भगाने के लिए लुकआउट नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया 3 दिन के लिए, जिससे कि वो देश से फरार हो जाए। तभी वो अरुण जेटली से संसद में आराम से बात करके अपने 36 सूटकेस लेकर और
हवाई जहाज से निकल गया, 10,000 करोड़ से ज्यादा उसने भी लोन ले रखा है। तो ऐसी ऐसी नीतियां चलाई गई। अभी अभी अडानी एक और मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिसको कि 6 एयरपोर्ट के ठेके, हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट के ठेके दे दिए। आज अखबार में खबर निकली है कि सारी राज्य सरकारों ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आपत्ति जताई है कि भाई इसमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सारे प्रोसीजर को लांघ कर अडानी को 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करके दिए जा रहे हैं। तो आप जब ऐसी नीतियां चलाएंगे जिसमें कि बड़े बड़े जो आपके साथ सेठ हैं, जो आपको रुपया देते हैं, उनकी जेब भरती जाए और आम आदमी का रुपया लूट लिया जाए, बैंकों का रुपया लूट लिया जाए, तब फिर लोकतंत्र क्या बचेगा इस देश में? उनको बोलिए थोड़ा साइड हो जाए, लाइव जा रहे हैं। उसी तरह एक और बहुत अहम, सबसे अहम मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। कोई भी लोकतंत्र में जब बहस होती है, किसी भी मुद्दे पर लोग अपनी बात रखते हैं, दूसरे आदमी अपनी बात रखते हैं, आराम से बहस होती है, तब जाकर उसका असली हल, असली समाधान निकल पाता है। तब जाकर लोगों को, सरकार को पता लगता है कि भाई क्या इसमें क्या असली मुद्दा है, क्या इसमें पेच है। आज तो ये हालत कर दी गई है पिछले 4-5 साल में कि अगर कोई उसको, मैंने कुछ दिन पहले ये बात बोली अपने ट्विटर अकाउंट पर कि भाई ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ, ये एक नौजवान जिसको सुइसाइड टेररिस्ट कहते हैं, कि जो आतंकवादी जो अपनी जान गंवाने से नहीं डरता, उसको पता था कि भाई उसकी जान भी जाएगी, लेकिन उसने किया वो हमला। तो मैंने ये सवाल उठाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है कि अब और ज्यादा लोग टेररिस्ट भी बनते जा रहे हैं और सुइसाइड टेररिस्ट भी बनते जा रहे हैं, जो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। और 2013 में जबकि हर साल करीब 20 युवा टेररिस्ट बनते थे, उससे बढ़कर आज 200 की संख्या पहुंच गई है कि अब हर साल 200 नए टेररिस्ट बन रहे हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा कि भाई इसका हमको कोई सोचना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा, जब सुइसाइड टेररिज्म एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ या इराक में हुआ, तो कोई दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी उस जगह को काबू नहीं कर सकती। क्योंकि अगर लोग अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं, और काफी लोग जान गंवाने के लिए तैयार हैं आतंकी हमले करने के लिए, तब फिर कोई सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ये इतिहास में देखा गया है। सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए मेरे फोन पर गालियां इतनी, मतलब हजारों गालियां मेरे व्हाट्सएप पर हर 3 सेकंड में फोन आते थे। फोन यूज करना इम्पॉसिबल हो गया। तो रवीश कुमार, जो कि ये सवाल सरकार से पूछता है, बहुत सारे सवाल सरकार से पूछता है, कन्हैया कुमार, बरखा दत्त, इस तरह के जो लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको भद्दी गालियां देकर, मारने की धमकी देकर, अगर महिला हो तो उसके ऊपर बलात्कार करने की धमकी देकर, इस तरह की एक सभ्यता इस देश में आ गई है पिछले 4-5 साल से। और उसके मुखिया, इस सभ्यता के मुखिया खुद प्रधानमंत्री हैं। स्वाति चतुर्वेदी एक जर्नलिस्ट है जिसने एक किताब लिखी है, आई एम अ ट्रोल। उसमें उसने लिखा है कि किस तरह से ये सोशल मीडिया सेल जो बीजेपी की है, जो आईटी सेल कहते हैं, किस तरह से पूरी संचालित जो है प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। रोज प्रधानमंत्री के द्वारा उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आज ये चलाना है, आज इसको गाली देनी है, आज ये करना है, और उसके नीचे फिर पूरे
अलग अलग उनके सेल बने हुए हैं, एक व्हाट्सएप सेल है, एक ट्विटर का सेल है, एक फेसबुक का सेल है, और उसके जरिए ये सब किया जाता है, मतलब ऐसी घिनौनी हरकतें करी जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज तो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं खतरे में है, सिर्फ गणतंत्र ही नहीं खतरे में है, आज इस देश की सभ्यता खतरे में है। जब आप सड़कों पर, अभी यहाँ 2 दिन पहले जो हुआ लखनऊ में कि भाई कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले, बादाम अखरोट बेचने वाले, उन लड़कों को पकड़ पकड़ कर कुछ ये भगवा ये पहनकर, कपड़े पहनकर आए और उनको मारने पीटने लगे कि तुम लोग कश्मीरी हो इसलिए मारने पीटने लगे। कहीं गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, कितने लोगों को मार दिया गया गाय के नाम पर, और वो भी सारा बिल्कुल झूठा कि उन्होंने कोई गाय वाय काटी नहीं थी, कोई गाय मारी नहीं थी, फिर भी पकड़ पकड़ के अगर वो मुसलमान हो तो उसको पकड़ के बस मार दो और ये कह दो कि ये तो गाय काट रहा था। तो कहां जाएगा आपके देश में सभ्यता, कहां बचेगी अगर इस तरह से आप मॉब लिंचिंग करते जाएं। कभी लव जिहाद के नाम पर यह होता है, और पूरी खुली छूट सरकारों ने दे रखी है, और पुलिस को कह रखा है कि नहीं तुम कुछ मत करो, तुम देखते रहो, तुम तमाशा देखते रहो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज तो सभ्यता ही खतरे में है। और आखिरी चीज, लोकतंत्र के लिए एक न्यूनतम जरूरत तो ये है कि भाई इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर हो, बिल्कुल ईमानदारी से हो, पैसे के बल पर ना जीते जाएं। आज तो सारा सिस्टम ये हो गया है जिसको अन्ना हजारे कहते हैं कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। क्यों? क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है और उसको हम वोट दे दें। हम ये भी देखते हैं कि इस पार्टी या इस कैंडिडेट के जीतने का कोई चांस है कि नहीं। अगर हमें लगता है कि भाई ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पार्टी है, भले ही है, लेकिन ये जीत तो सकता नहीं, तब हमें लगता है कि हम अपनी वोट क्यों बर्बाद करें। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी या कैंडिडेट हैं जिनके जीतने का कुछ भी चांस है, और उनमें से जो सबसे कम खराब हमको लगती है उसको हम वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे समझते हैं कि किसके जीतने का चांस है? सिर्फ उस कैंडिडेट के जीतने की बात नहीं होती, हम ये भी देखते हैं, क्योंकि आखिर में सरकार तो एक पार्टी या एक गठबंधन की बननी है, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई ये आदमी कोई पार्टी या ऐसे गठबंधन में है जिसकी सरकार बन सकती है। तो इसलिए, और हम ये कैसे समझते हैं कि किस पार्टी या कोई किस कैंडिडेट का कोई चांस है कि नहीं जीतने का, ये हम समझते हैं, ये हम भांपते हैं कि किसकी कितनी विजिबिलिटी है, कितना दिखाई दे रहा है, किसके कितने पोस्टर लगे हैं, कितना इश्तेहार छप रहे हैं अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर चल रहे हैं, किसके कितने वर्कर उसका झंडा लेकर, उसका प्लेकार्ड लेकर, उसके पर्चे लेकर घूम रहे हैं, किसकी रैली कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। अब तो ये सारे काम पैसे के बल पर किए जाते हैं। आजकल पॉलिटिकल रैली, आप सोचते हैं कि मोदी जी जो रैली करते हैं उसमें लोग ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाए जाते हैं, और लाए जाते हैं या तो सरकार, अगर उनकी सरकार है तो सरकार कह देती है कि भाई सारे स्कूलों की बस लेकर सब बच्चों को ले जाओ, टीचरों को ले जाओ, वगैरह वगैरह, सब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ले जाओ, या फिर, और ज्यादातर यही होता है, ठेके दिए जाते हैं कि तुम 100 बस लेकर आओ, तुमको 10 लाख रुपए देंगे।
तुम 50 बस लेकर आओ, तुमको 5 लाख रुपए देंगे। और उस तरह से लोगों को लाया जाता है और फिर मीडिया दिखाती है कि देखिए इतनी बड़ी रैली हो गई मोदी जी की, लालू की इतनी बड़ी रैली हो गई, वगैरह वगैरह। तो सब पैसे से, पैसे का खेल, बड़ी बड़ी रैली करना भी पैसे का खेल ही हो गया है। और इसीलिए ये चक्र चल रहा है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। और साथ में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर भी आंच आ गई है। अब हाल में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि हमने देखा इस देश में सारे पिछले 5 साल में सारे संस्थानों पर कब्जा 2 तरह के लोगों का आ गया है, सिर्फ 2 तरह के। या तो गुजरात का कोई अफसर हो जो मोदी जी और अमित शाह के साथ काम कर चुका हो, और या फिर आरएसएस का कार्यकर्ता हो, आरएसएस का मेंबर हो, उसी को किसी भी संस्था में बैठाया जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे जो हो। 2 ही क्वालिफिकेशन आज बची हैं। और इसके चलते हुए हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र को या गणतंत्र को बचाने के लिए जो संस्थान बनाए गए थे, सब पर इतना जबरदस्त हमला हुआ है पिछले 5 साल में, जो इस हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया है जो कि ये मानते हैं और ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं है कि यहाँ पर लोगों की सवाल पूछने की क्षमता को विकसित किया जाए। जो लोग ये कहते हैं और ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम ये है कि हम खाकी शॉर्ट पहनकर लाठी लेने वाले बच्चों को विकसित करें, जिनको बोला जाए कि ये जाकर सारे घर जला दो, तो वो जाकर घर जला देंगे बगैर सवाल पूछे। ऐसे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर बना दिया गया है, जिनको शिक्षा और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आरएसएस की तो पूरी सोच ही ये है कि आप कोई सवाल मत पूछिए, जो आपको बताया जाए उसको मानकर चलिए, जो आपको आदेश दिया जाए उसका पालन करिए। ये पूरी सोच है। और यूनिवर्सिटी का काम होता है कि लोगों के सोचने की क्षमता, सवाल पूछने की क्षमता को विकसित करें, जिससे कि किसी भी समाज में अच्छी तरफ बदलाव जा सके। क्योंकि कोई भी समाज जो है पुरानी जो कुरीतियां हैं उससे उभर कर नए तरफ जा सके, सभ्यता की तरफ जा सके, बढ़ सके, जातिवाद खत्म कर सके। तो एक तरफ इन सारे जो मूल हमारे संविधान ने बनाए गणतंत्र को बचाने के लिए, उन पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ जितने संस्थान इस देश में गणतंत्र के लिए बने थे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्थान बनाए गए थे, लोकपाल बनाया गया, लेकिन लोकपाल का गठन ही नहीं किया गया। 5 साल निकल गए, लोकपाल का गठन नहीं किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया, उसमें आपने 3 संदिग्ध लोगों को बैठा दिया। सीबीआई बनाया गया, सब रोज देख रहे हैं क्या हाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसका सीबीआई का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग मानते थे कि भाई ये कम से कम ये एक स्वतंत्र संस्था है, उसका आपने ये हाल कर दिया कि मोदी सरकार ने राफेल पर सीएजी को जो रिपोर्ट देनी थी, रिपोर्ट देने से 3 महीना पहले, 2 महीना पहले या 3 महीना पहले सरकार को एक बंद लिफाफे में एक नोट दे दिया
जिसमें ये लिख दिया कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने राफेल का पूरा कर लिया है, देख लिया है। वो रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उन्होंने पेश कर दी है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश कर दी है और पार्लियामेंट ने सार्वजनिक कर दिया ये सब चीजें, और उसमें से उसके दाम क्या होंगे हवाई जहाज के, उसके डिटेल हटा लिए गए हैं। ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफा में दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बातें लिख दी। अब सरकार ये कह रही है, तो जब आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये सब चीजें लिखी थी, तो लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई अभी तो सीएजी की रिपोर्ट तो बनी ही नहीं है, कैसे ये सब लिख दिया गया। सरकार ने बोला कि नहीं, हमारा मतलब ये था कि ऐसा होगा, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, वो पीएसी में पेश होगी, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसको फिर सार्वजनिक किया जाएगा और उसमें से दाम के सारे डिटेल उड़ा लिए जाएंगे। ये हमने बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत समझ लिया। अब सवाल ये है कि चलिए, ये आपने बोला, ये आपने कैसे बोल दिया कि उसमें से हवाई जहाज के दाम के डिटेल्स उड़ा लिए जाएंगे? क्योंकि आज तक तो इतिहास में सीएजी की कम से कम 500 रिपोर्ट आ चुकी हैं, रक्षा सौदों पर भी कम से कम 100 रिपोर्ट आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट में भी दाम, किसी रक्षा सौदे के दाम हटाए नहीं गए। इतिहास में यह पहली बार हुआ है अभी कि राफेल सौदे के, राफेल हवाई जहाज के दाम उस रिपोर्ट में से उड़ा लिए सरकार के कहने पर, जबकि सीएजी का कानून भी ये परमिट नहीं करता कि सीएजी अपनी रिपोर्ट में से दाम का ब्यौरा हटा ले। तो सरकार को 3 महीने पहले ये कैसे पता लग गया कि सीएजी के रिपोर्ट में से दाम का ब्यौरा हटा लिया जाएगा? इसका क्या मतलब है कि जैसे सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो एक पिंजड़े में तोता बन गया है, सरकारी तोता पिंजड़े में सीबीआई, उसी तरह से आज हम ये देख रहे हैं कि सीएजी को भी इन्होंने एक पिंजड़े में सरकारी तोता बना लिया है कि जो सरकार बोले वही बोलेंगे। और इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल होता जा रहा है। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने एक ऐसे आदमी को बना दिया जो गुजरात का तो खैर ही है, उसने राडिया टेप में एक टेप, नीरा राडिया जो कि रिलायंस, अंबानी और टाटा की कॉरपोरेट लॉबीइस्ट थी, उसके और सुनील अरोड़ा जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने बैठे हैं, उनके बीच में बातचीत रिकॉर्ड करी गई। अब वो क्या कह रहे हैं? वो नीरा राडिया से सुनील अरोड़ा कह रहे हैं कि देखिए न्यायपालिका में तो बहुत भ्रष्टाचार हो गया। अभी हमारे पास एक आदमी आया, उसने बताया कि मैंने पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 9 करोड़ रुपया घूस देकर ये फैसला खरीद लिया है, और 9 दिन बाद और 5 दिन बाद आकर उसने मुझे दिखाया कि हाँ जी ये फैसला हो ही गया। उस फैसले के 5 दिन पहले उसने मुझे बता दिया था, मुझे दिखा दिया था कि ये फैसला 5 दिन के बाद उसको मिलने वाला है। उसने 9 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस को दे दिए। अब ये आदमी जिसके पास इस तरह के लोग आते हैं, जिनसे इनकी इसकी यारी है, जो ये बताते हैं इसको कि भाई मैंने 9 करोड़ रुपए घूस देकर ये फैसला चीफ जस्टिस से खरीद लिया, उस आदमी को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। तो सारे संस्थानों पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हो, सब पर इतना जबरदस्त हमला आज तक इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था।
और धर्मनिरपेक्षता का तो बिल्कुल बुरा ही हाल है। आज तो मतलब ऐसे हालात देश में पैदा कर दिए गए हैं कि जहां सरकार और सरकार से जुड़े हुए अलग अलग संगठन मुंह बनाए, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, ये आज सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे भाजपा पार्टी के द्वारा पूरे देश में फैलाई जा रही है। और इस वजह से हमको आज अपने गणतंत्र को बचाने की जरूरत है।